देखिए, क्वेश्चन है यूपीएससी का कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। जननांकीय निष्पादन, वन एवं पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। इसमें से जो टैक्स का जो बंटवारा होता है, टैक्स डिवोल्यूशन, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, टैक्स का जो बंटवारा होता है, जितना भी संग्रह होता है उसको फिर राज्यों के बीच बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के सुझाव के अनुसार। तो इसमें लिखा गया है कि जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अलावा और किसको प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार जन क्षेत्रफल को दिया जाता है 15% वेटेज, जनसंख्या क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 15%, आय दूरी, इनकम डिस्टेंस, मतलब कौन स्टेट ज़्यादा गरीब है उसको उस हिसाब से उसमें वेटेज दिया जाता है 45%। और उसको ये तीन तो है ही, तो ये तो बता दिया है, जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अलावा और किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से। तो वन और पारिस्थितिकी का कितना वेटेज है? 10%। और जननांकीय निष्पादन, मैंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल को किस तरह कर रहा है, तो इसका वेटेज है 12.5%। उसके साथ ही कर एवं राजकोषीय प्रयास, मतलब टैक्स किस तरह कलेक्ट कर रहा है, राज्य का जो जीएसडीपी है, राजकोषीय एफआरबीएम एक्ट को लागू कर रहा है या नहीं, इसके लिए 2.5%। तो ये तीन छोड़ के, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय दूरी के अलावा और क्या क्या है? डेमोग्राफी, वन पारिस्थितिकी और कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो ये तीन और हैं, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? केवल 3। देखिए, क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 का है क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था? अब देखिए, हम एक्चुअली बोलते हैं कि इंग्लिश क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ा कीजिए। इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहला संविधान संशोधन जिसमें 9th शेड्यूल को, 9वीं अनुसूची को लाया गया था, कि उसमें अगर कोई डाल दिया जाता है किसी कानून को 9th शेड्यूल में, तो उसको आपका क्या कहते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उसका नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पहला संविधान संशोधन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, उनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मतलब संविधान में जिसका वर्णन किया गया है। तो आपको पता है कि नेशनल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में 102वां 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें इसको डाला गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 338B के तहत। पहले क्या था, 1990 में से पहले एक स्पेशल ऑफिसर होता था SC/ST के लिए, उसको 65वां संविधान संशोधन 1990, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक साथ था, बनाया गया था अनुच्छेद 338 के तहत। बाद में क्या किया गया, काम बढ़ता गया, तो 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में दोनों को अलग कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया। 338 के अंतर्गत कर दिया गया शेड्यूल कास्ट को, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और 338A के तहत कर दिया गया नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब। बाद में 2018 में क्या कर दिया गया, नेशनल कमीशन ऑन ओबीसी जो बना उसको डाला गया 338B में। आपको पता ही है 338 था तो A बना, फिर B बना, अब कुछ और आएगा तो C बनेगा। सपोज नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ को अगर डालना है तो किस में डालेगा, 338C में आएगा। तो सबसे पहले 338 बना था 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अनुसार 1990 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक साथ था। बाद में 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन को, शेड्यूल ट्राइब को 338A के तहत डाला गया। फिर नेशनल कमीशन और ओबीसी को डाला गया 338B के तहत। अब किसी जाति को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का दर्जा देने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, नोटिफिकेशन वो निकालते हैं। लेकिन उसमें चेंज करने का अधिकार किसके पास है, केवल संसद को।
341 के में है शेड्यूल कास्ट का लिस्ट, अनुच्छेद 341 के तहत, 342 के तहत है शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट और 342A के तहत है OBC का लिस्ट। बाकी ये जो तीनों है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग और उपभोक्ता निवारण आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में इसका गठन किया गया था, 2006 और 2009 में इसका संशोधन किया गया है। ये एक्ट है, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है इन लोगों को, इन संस्थाओं को। राष्ट्रीय विधि आयोग, लॉ कमीशन जो है 22वें लॉ कमीशन बनाया गया है। इसके अध्यक्ष है कौन? ऋतुराज अवस्थी, श्री ऋतुराज अवस्थी। DPSP और जो नए कानून है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब पे अपनी राय देने के लिए, और जो पुराने कानून हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं उनको हटाने के लिए ये देंगे, अपनी परामर्श देंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग, नेशनल कमीशन ऑन डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। सपोज आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, सामान जो मूल्य ले लिया जाता है और उसका उस टाइप से नहीं मिलता है आपका सेवा, तो इसका उपभोक्ता निवारण आप रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकते हैं। जिला में होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर सेंट्रल लेवल पे होता है, केंद्रीय। उस तरह नहीं उनकी बात से आप एग्री करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंतिम। तो ये जो तीनों है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1। इसी तरह ये क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया दिया जाता है। देखिए जो हिंदी मीनिंग है ना, समझना बड़ा टिपिकल हो जाता है। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब उनका सपोज उनको हटा दिया जाता है किसी कारण से, तो जो भी उन्होंने कानून बनाए हैं तो क्या इनवैलिड हो जाते हैं? नहीं, वो वैलिड रहते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रपति को अगर किसी कारण से उनका पद को शून्य कर दिया जाता है, तो जिस दिन से ये डिसीजन लिया जाता है उससे पहले के जो भी कार्य है वो क्या कैंसिल हो जाते हैं? नहीं, वो सारे मान्य होंगे, वो जारी रहेंगे। फिर पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति के लिए सपोज किसी राज्य का विधानसभा विघटित है, तो क्या उनका निर्वाचन अभी रोक दिया जा सकता है? तभी मतलब वर्ड देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 11वें संविधान संशोधन 1961 में ये प्रावधान लाया गया है कि नहीं, अगर विघटित है तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाने पर संविधान ये प्रावधान करता है कि एक समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति अपनी सहमति देनी ही होती है, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है। सपोज वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, रिजेक्ट करके वापस करेंगे या ना ही यस करके साइन करके भेजेंगे, तो ये पॉकेट वीटो हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कौन से सही है? तो देनी ही होती है तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्वीकृत, अच्छा कौन सा सही है? तो आपको ये पूछा इसमें सही कौन सा? सही कोई भी नहीं है, क्योंकि जब लिखा है कि राष्ट्रपति का पद अगर शून्य हो जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है किसी कारणवश, तो जिस दिन से वो हटते हैं उसके पहले के जो भी वो एक्ट किए हैं वो सब मान्य होंगे। विधानसभा अगर कहीं किसी राज्य का विधानसभा विघटित है तो उनका इलेक्शन रोका नहीं जा सकता है, और राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है। तो तीन इनमें से कौन से सही है? इनमें से कोई नहीं सही है। इसी तरह भारत में अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर जो शेड्यूल्ड एरिया की अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। आपको सबको पता है कि किसी भी राज्य में जो ये अधिसूचना होता है ये राष्ट्रपति के आदेश से ही होती है। 10 राज्य हैं अभी जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया हैं। आपको ये 10 राज्य का नाम पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना है। ये 10 राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल एरिया है। भाग 10 में है अनुच्छेद 244 के तहत। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? जिला होती है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। सही बात है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। नहीं, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। राज्यपाल का ये स्पेशल दायित्व है कि जो शेड्यूल एरिया है उसके प्रशासन के बारे में जानकारी भेजे। किसको भेजे? राष्ट्रपति को। तो ये गलत है। ये और ये जो है सही है, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई जो आरक्षण नीति है वो प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। हाँ, ये उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि भारत में अगर जो भी आरक्षण होगा तो ऐसा नहीं कि 100% आरक्षण दे दीजिएगा तो जो दक्षता है, प्रशासन की दक्षता, अभी जैसे हम लोग सब कंप्लेन करते हैं कि काम सही से नहीं होता है, तेज नहीं होता है, देश का विकास नहीं होता है, तो अगर दक्षता कम होगा तो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसे 16(4) के अधीन जितने भी आरक्षण दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ये तो सही है। भारत में अनुच्छेद 335 में प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित किया है? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि प्रशासन की दक्षता कैसे जज करें, और इसी का मिसयूज होता है। तो इसमें क्या है, 1 सही है और 2 जो है गलत है, क्योंकि इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया है। और एक चीज़ देखिए, प्रशासन की दक्षता बनाने के लिए जब आरक्षण लाया गया था, मंडल कमीशन का जो केस आपको पता ही होगा 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण आप ओबीसी को दीजिए लेकिन क्रीमी लेयर को नहीं देना है। फिर नेक्स्ट क्या कर दिया गया कि बोला कि जो बैकलॉग वैकेंसी है वो आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने क्या नियम बनाया, 81वां संविधान संशोधन लेके आए और बोला नहीं, जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको अलग से निकाला जाएगा, उसका मतलब वैकेंसी। फिर प्रमोशन में आरक्षण बोला नहीं देना है, क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, बोला प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा अगर, तो क्या होगा, जो जनरल वाले आएंगे वो काम ठीक से नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ज़्यादा काम करके क्या फ़ायदा होता है। तो सरकार ने क्या कर दिया, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 लाया और बोला कि नहीं, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। इसी तरह बोला कि जो प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए बोला कट ऑफ कम नहीं करना चाहिए। तो क्या किया है, संसद ने 82वां संविधान संशोधन 82nd संविधान संशोधन 2000 बना के, कौन से साल में बनाया गया, 2000 साल में 82वें संविधान संशोधन द्वारा बोला कि नहीं, कट ऑफ को भी कम कर सकते हैं, कट ऑफ भी कम कर दिया। तो इस तरह के प्रावधान संविधान में बनाए गए हैं। चलिए बाद में कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।